वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय सुमित केपी पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि विधेयक, तो हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ लिया था, उसके बारे में सारी चीज़ हमने देख ली थी। तो इस वीडियो में हम मनी बिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मनी बिल के बारे में जैसा कि इसमें लिखा है, इसकी परिभाषा जो है कि कौन सा बिल कब मनी बिल कहलाएगा, तो वो 110 में दी गई है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैंने आपको इसके साथ पिछली वीडियो में बताया था कि एक फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक बोलते हैं शायद इसको। तो फाइनेंशियल बिल, अब जो मनी बिल होता है ना, ये एक तरीके का फाइनेंशियल बिल ही होता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जो मनी बिल होता है वो एक तरीके का फाइनेंशियल बिल ही होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल होता है वो कौन सा फाइनेंशियल बिल मनी बिल होता है, तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। इसी चीज़ की परिभाषा जो है आर्टिकल 110 में दी गई है, यानी कि आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब वो पॉइंट्स तो मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा एक एक करके, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो आप बेयर एक्ट में से, संविधान के, वो आप देख सकते हैं। तो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स में से अगर किसी भी एक पॉइंट में वो फाइनेंशियल बिल, अगर सारी उस या तो सारी या किसी भी एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ना, तभी वो बिल मनी बिल कहलाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मनी बिल के बारे में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो मनी बिल के रिगार्डिंग फाइनल अथॉरिटी जो होती है, मतलब हु कैन डिसाइड दैट इट कैन बी अ मनी बिल और नॉट, तो ये चीज जो डिसाइड करते हैं ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा, ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि मनी बिल के रिगार्डिंग जो फाइनल डिसीजन होता है ये किसके पास अथॉरिटी होती है। फाइनल डिसीजन किसका होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं किस सदन में ये प्रस्तुत होता है, कैसे कैसे क्या क्या है वो सारा प्रोसीजर, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो उसमें क्या था कि उसमें ये रूल था कि वो बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो किसी एक सदन में प्रस्तुत किया है। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है, मनी बिल जो होता है वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, जो शुरुआत होगी उस बिल की लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही वो राज्यसभा में जाता है, ठीक है। अब मैंने उसमें क्या बताया था, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में भी ये तब प्रस्तुत होता है आफ्टर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही, यानी कि लोकसभा में भी प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है मनी बिल के रिगार्डिंग, तब जाके ये लोकसभा में पास हो प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद ये चला जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा की जो मैक्सिमम लिमिट है इस बिल को रोकने की, वो शायद 14 डेज है, ठीक है ना। 14 दिनों तक वो इस बिल को अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के बाद अगर वो ना भी सेंड करती है इसको वापस लोकसभा में, तो ये माना जाता है कि ये बिल जो है ये लोकसभा से पास हो चुका है। तो यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मेन अथॉरिटी है, जो मेन पावर्स है मनी बिल के रिगार्डिंग, वो सारी पावर्स लोकसभा में नहीं थे, राज्यसभा में सिर्फ नाम की पावर, ठीक है ना, राज्यसभा। तो इतनी सी पावर है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए पास करके दे दिया तब भी पास माना जाएगा, नहीं दिया है कोई रिकमेंडेशन करके उन्होंने राज्यसभा को भेज दिया कि आप इसमें ये सुधार करिए या वो करिए, तो उनकी मर्जी है, वो करें या ना करें, फिर भी उस बिल को पास ही माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात थी, ये सारा आप समझ चुके होंगे, लोकसभा राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, क्या क्या है,
उसके बाद ये बिल राज्यसभा यानी दोनों सदनों से पास होने के बाद जाता है ये राष्ट्रपति के पास। तो वो भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या राइट होते हैं इस बिल के रिगार्डिंग। ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बताई थे 3 राइट होते हैं, तो सेम राइट है जो उसमें थे। पहला उसमें क्या था, गिव हिज एसेंट टू द बिल। ठीक है, ये किसके हैं ये राइट, ये प्रेसिडेंट के राइट हैं, यानी कि राष्ट्रपति। फाइनल तो राष्ट्रपति जी के पास ही जाता है ना ये। तो दूसरा क्या होता है, विद होल्ड इज एसेंट। ठीक है, और जो तीसरा राइट मैंने ऑर्डिनरी बिल में बताया था रिटर्न करने का, ठीक है, रिटर्न, तो वो राइट इस मनी बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है, ये आप इसी बात समझ लीजिए, केवल 2 राइट हैं, या तो अपनी सहमति दें या ना दें। अब ना देने का तो इसमें सवाल है ही नहीं, ज़्यादा जनरली क्या होता है वो अपनी एसेंट दे ही देते हैं, क्योंकि ना देने का सवाल क्यों नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि जो बिल है ये आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट तभी प्रेजेंट होते हैं लोकसभा में। अब जब वो उनकी पहले ही रिकमेंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उनके ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी इसे उस बिल के रिगार्डिंग अपनी अनुमति सहमति दे ही देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज हो गई मनी बिल के रिगार्डिंग, सारा मैंने कुछ आपको बता दिया। अब हमारा बचता है सिर्फ फाइनेंशियल बिल, तो फाइनेंशियल बिल भी हम देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट में फ्रेंड्स बचता है फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिल किस चीज से रिलेटेड करते हैं, फिजिकल मैटर से, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और क्या टैक्सेस वगैरह इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था मनी बिल्स में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये तो जो मैंने बताया था ना कि 1110 की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वैसे तो सारे बिल फाइनेंशियल। अब ये जो जुडिशरी के स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं शायद कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल, यानी कि वही मनी बिल वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल कहलाते हैं जो 110 आर्टिकल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ होती है फाइनेंशियल बिल में। इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें भी वही होता है, रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। जो प्रेसिडेंट का होता है ना वो उसकी जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है इसमें, प्रोसीजर इसका भी वही है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है ये, राज्यसभा में या लोकसभा में। ठीक है ना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मनी बिल की तरह कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। तो प्रोसीजर इसका सेम है बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल था ना कि किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, दूसरे सदन में पास होने के लिए जाएगा, उसके पास कितनी पावर्स है, कब तक वो रोक सकती है उसको, उससे रिगार्डिंग अगर ज्वाइंट सिटिंग, वो सारी चीज़, सारा इसका सेम प्रोसीजर है। पावर्स भी प्रेसिडेंट की लास्ट में ये पहले मान लीजिए लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, ठीक है ना, लोकसभा से प्रेजेंट पास होने के बाद ये चला गया राज्यसभा, अब राज्यसभा से भी पास होने के बाद आ जाता है ये प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास जब आता है तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल की तरह जैसे मैंने बताया था 3 पावर होती हैं। एक तो गिव हिज एसेंट, यानी कि अपनी अनुमति दे देते हैं, ठीक है, विद होल्ड हिज एसेंट, अनुमति नहीं देते हैं। तीसरा रिटर्न द बिल, तो जैसा मैंने बताया कि सारी सेम पावर है, तो जैसा आपको दिख ही रहा है उसी की तरह है, बस मनी बिल में ये तीसरी वाली नहीं होती है, बाकी फाइनेंशियल बिल में और ऑर्डिनरी बिल में ये हो सकती है। बाकी प्रेजेंट इसको भी कोई कर सकता है, कोई मेंबर भी कर सकता है या मिनिस्टर भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है, उसको केवल मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया मनी बिल्स के बारे में। अब आपका एक वो बचता है, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है,
उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जब सारे संशोधन पढ़ाऊंगा तब वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ठीक है, फिर यही था इसके बारे में। बाकी आपको कोई क्वेश्चंस या और कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू, नमस्कार।